नमस्कार दोस्तों, अनमोल आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यास तूफान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो यास तूफान है, इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम इस प्रकार से हुआ कि जो हिंद महासागर से सटे हुए कुछ देश हैं, उनमें से 8 देशों ने 2004 में बैठ करके एक बैठक की मीटिंग की, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो भी तूफान आते हैं, जो भी चक्रवात आते हैं, इनका नामकरण हम में से कोई एक व्यक्ति करेगा, एक देश करेगा और उसको हम सब लोग मानेंगे उसकी बात को। तो 8 देशों की पहल पर इसका नामकरण होता है। इस बार यास नाम जो है तो ओमान देश के द्वारा दिया गया है। अब इन 8 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें शामिल है भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड और इसके बाद ओमान। तो ये यास नाम इस बार ओमान के द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है निराशा। मतलब कि एक निराशा की तरह ये तूफान आने वाला है। अब हम ये जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं, यास तूफान का निर्माण कैसे होने वाला है। जो अनुमानित तिथि इसकी 23 मई 2021 से 26 मई 2021 बताई जा रही है, तो ये बनेगा कैसे, ये बनते कैसे हैं? तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये लगभग लगभग सारे चक्रवात तूफानों के लिए सेम यही होता है। तो हम देखेंगे, ये स्थिति है, पाकिस्तान है, ये प्यारा हमारा भारत है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है, और ये हिंद महासागर हो गया, ये अरब सागर हो गया और ये बंगाली खाड़ी हो गई। तो जो यास तूफान है वो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है। तो होता क्या है कि जब धीमे धीमे गर्मी बढ़ने लगती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, तो जो स्थल की सतह होती है और जल की सतह होती है, दोनों ही गर्म होने लगती हैं। अब जल की जो सतह है वो देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि देर तक गर्म रहती है और देर तक ठंडी रहती है। तो जब तापमान बढ़ा तो यहाँ की जो वायु है, मतलब जो जलमंडल है, जलमंडल से जो जुड़ी हुई वायु की परतें हैं, तो वो गर्म होने लगती हैं। अब गर्म होने के साथ में जल भी गर्म हो गया और उसके ऊपर संलग्न जो वायु की परतें हैं वो भी गर्म हो गई। गर्म होने के बाद में इस जल में वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। वाष्पीकरण के साथ में गर्म वायु ऊपर आसमान की ओर, ये हो गया जल की परत और ये संलग्न वायु है। तो वायु यहाँ से आसमान की ओर, ऊपर अंतरिक्ष की ओर, अपर वायुमंडल की ओर जाने लगती है। वो वायु के यहाँ से जाने से इस जगह पर जो ये जलीय भाग है, जलीय भाग की इस जगह पर ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, निम्न वायु दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इस निम्न वायु दाब की तुलना में जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो वायु इतनी ज्यादा गर्म हुई नहीं कि यहाँ से गर्म होकर वायु ऊपर उठ जाए। जब ऊपर उठी नहीं तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा नहीं। जब लो प्रेशर नहीं बना, अर्थात यहाँ पर इसकी तुलना में हाई प्रेशर है और इस जगह पर भी इसकी तुलना में हाई प्रेशर है। इस जगह मतलब दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश के साउथ में यहाँ पर भी हाई प्रेशर है। तो इन सभी जगह से जो हाई प्रेशर है, यहाँ की जो वायु है वो लो प्रेशर की ओर, यानी उच्च वायुदाब से जो वायु है वो निम्न वायुदाब की ओर प्रस्थान करने लगेगी। तो अब जैसे यहाँ से वायु निम्न वायुदाब की ओर आएगी ऐसे, और ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है, 0 डिग्री के साउथ में दक्षिणी गोलार्ध होता है, 0 डिग्री के नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध होता है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ से जो वायु चलेगी वो ऐसे चलेगी ऊपर की ओर, ये आई और ये आई। यहाँ से आने के बाद में ये जो वायु होती है, दक्षिणी गोलार्ध की जो वायु होती है, उसकी दिशा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है, ऐसे ऐसे चलती है। परंतु जब ये 0 डिग्री अक्षांश को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है, अपने दाहिनी ओर मुड़ते हुए ऐसे आती है। अब जब ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन गति के द्वारा उत्पन्न बल, जिसका नाम कोरियोलिस बल है, उसके प्रभाव से तुरंत अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये सारी हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं ऐसे, और बाईं ओर मुड़ने के बाद में ये एंटी क्लॉकवाइज, जाहिर सी बात है जब बाईं ओर मुड़ जाएंगी तो एंटी क्लॉकवाइज वे में, घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे गोल गोल घूमने लगती हैं ये वायु।
ऐसे गोल गोल घूमने लगती हैं। गर्म वायु ये ऐसे गोल गोल घूमने लगती है। जब ये वायु ऐसे गोल गोल घूमने लगती है तो जो महासागर का जल है वो भी इस वायु की चपेट में आने के कारण वो भी घूमने लगता है। जो उसकी महासागरीय जल की ऊपरी परतें हैं वो गोल गोल घूमने लगती हैं, ना कि पूरे महासागर का जल घूमने लगता है। जब वो गोल गोल घूमने लगती हैं और उसके साथ में जब ये जहाँ जहाँ जितना इसका विस्तार होता जाता है तो इसके तटीय क्षेत्र में जो भी भाग पड़ते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं। वहाँ के जन धन, पशुधन, वृक्ष और वन क्षेत्र सबको उजाड़ देते हैं, पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो अनुमानित ट्रैक है वो कैसा है। अब हमने इसका अनुमानित ट्रैक देख लिया। अब हम इसके प्रभाव क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसा भारतीय मौसम विभाग के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यास तूफान से असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड एवं बिहार के क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। और इसका आकलन कैसे करते हैं? इसका आकलन इस प्रकार से करते हैं कि अगर वायु की गति, अगर जो विंड चल रही है, हवा चल रही है, पवन चल रही है, उसकी गति 34 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक है तो उसको हम तूफान या चक्रवात की संज्ञा देते हैं। और अगर 74 समुद्री मील से अधिक है तो उसको हम टॉर्नेडो की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको चैनल को, हमारे चैनल अनमोल ICS एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को जिसको आवश्यकता हो, जो इसका ज़रूरतमंद हो, उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद ना आया हो तो आप इस वीडियो को अनलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे इसके कमेंट बॉक्स में आप इसका कारण बता दें ताकि अगली वीडियो में मैं इसमें सुधार कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।